दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का चौथा भाग। इसमें आप मुख्य रूप से महात्मा गांधी और उनके आंदोलन, रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, प्रांतीय चुनाव, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 4। सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महात्मा गांधी के परिचय के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का नाम दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुई थी और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में था। इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ और इनके 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास थे। राजनीतिक गुरु तो दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा इनका नाम प्रदत्त किया था और मीराबेन का जो वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेट था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड वो 1888 ईस्वी में मुंबई से इन्होंने प्रस्थान किया था और कानून या बैरिस्टर की डिग्री 1891 ईस्वी में प्राप्त हुई थी इनको। अब्दुल्ला के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका 1893 में महात्मा गांधी गए थे और दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक 1899 ईस्वी में इनको मिले थे और कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को मिली थी। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार कब शामिल हुए तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी प्रथम बार शामिल हुए। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में इन्होंने की थी और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। दोस्तों महात्मा गांधी का जो नाम सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से लिया था, इन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। पहली बार कब जेल गए तो 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे और टाल्स्टाय फार्म की स्थापना 1910 में इन्होंने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रही थी और महात्मा गांधी का भारत आगमन जो था वो 9 जनवरी 1915 को हुआ था। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में साबरमती के आश्रम की स्थापना की थी और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने मात्र एक बार बेलगांव अधिवेशन 1924 में की थी। गांधी जी की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी ये है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इनके सिद्धांत जो हैं वो सत्य और अहिंसा थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में इन्होंने किया था और अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें कौन सी रही हैं? पहला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, गीता माता, सप्त महाव्रत और गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध। इसके अलावा सुनो विद्यार्थियों, ये विद्यार्थियों को संबोधित गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। महात्मा गांधी द्वारा जिन महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वो थे द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1986 को राजकोट से प्रकाशित था। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रकाशित किया। इसके अलावा यंग इंडिया 1919 और हरिजन जो है 1932 में महात्मा गांधी द्वारा संपादित प्रमुख पत्र थे। अब आइए देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपलब्धियां या प्रमुख उपाधियां। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय।
भंगी शिरोमणि। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको भंगी शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। कुली बैरिस्टर, तो कुली बैरिस्टर ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गई थी। कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के रूप में, सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा और आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को कहा था। मलंग बाबा की उपाधि कबायलियों द्वारा दी गई थी। बापू C.F. एंड्रूज और G.L. जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। दोस्तों, बायकाम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी ये अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया आंदोलन था। तो बायकाम सत्याग्रह 1924-25 के बीच अस्पृश्यता या छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध केरल त्रावणकोर में चलाया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915 ईस्वी में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, जिनको कि C.F. एंड्रयूज कहा जाता है। इनको दीनबंधु के नाम से भी पुकारा जाता है। फिनिक्स फार्म या फिनिक्स आश्रम कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसको कि साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग है अहिंसा। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी इसका विशेषण किसका परिचय देते हैं? तो दोस्तों, जमुनालाल बजाज जो हैं ये भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। महात्मा गांधी के आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था और तीन-कठिया पद्धति के विरुद्ध यानी 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के विरुद्ध ये सत्याग्रह था, जिसको कि तीन-कठिया पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल की गई थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह चालू किया गया था और खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की गई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कि दांडी मार्च कहा जाता है, 1930 में यह एक नमक सत्याग्रह था और नमक कानून के विरोध में किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में किया गया था। इसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन भी था और भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति ये 1942 में गांधी जी का करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया था। अगला देखते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। दोस्तों, आश्रम जो होते थे बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होते थे सामाजिक राजनीतिक जागरूकता के। इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी ने इन आश्रमों की स्थापना की थी। तो पहला है फिनिक्स आश्रम, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापित किया गया था। टॉलस्टॉय फार्म, जोहानसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी, अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह आश्रम, कोचरव, अहमदाबाद में 1915 में। इसके अलावा अनासक्ति आश्रम, कौसानी, उत्तराखंड में 1929 में। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र में 1936 में स्थापित किया गया था। तो ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? 1901 में। और किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी का कथन था।
दोस्तों 1915 में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। अन टू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिससे महात्मा गांधी बहुत अधिक प्रभावित थे? तो ये पुस्तक थी जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान के लिए गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों पुणे की यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था और आगा खां पैलेस गांधी जी से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित था। अब आइए देखते हैं रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से संबंधित प्रश्न। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। दोस्तों भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता था? ये रोलेट एक्ट था। और रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का प्रस्ताव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 की सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो इसको रोलेट एक्ट कहा जाता था। दोस्तों रोलेट एक्ट का पूरा नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ये था रोलेट एक्ट का पारित होना। और पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। दोस्तों रोलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी गठित की गई थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को लंदन में किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए दोस्तों मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, बदरुद्दीन तैयब जी और M.R. जयकर शामिल थे। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं। संक्षेप में 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ था। 1906 महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना इसी साल हुई थी। 1909 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द करके राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी।
1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा था। और 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, हंटर कमीशन एक है। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो जलियांवाला बाग से संबंधित थी और इसको गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। अब आइए देखते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा के पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और इलाहाबाद में 1920 में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 ईस्वी में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास यानी चित्तरंजन दास ने। और असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? ये हिंदू मुस्लिम एकता थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा था? ये था असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों चौरी चौरा कांड, जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो ये बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1922 ईस्वी में। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अब आइए देखते हैं स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी और CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दे दिया था? CR दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं। और याद रखिएगा, दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की। और नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? इसको गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम प्रेसिडेंट चुने गए थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में। और दोस्तों, लाहौर अधिवेशन जो था 1929 वाला, वो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था और इसमें भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा फहराया गया था।
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। और जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी? ये थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य है सार्वजनिक हड़ताल से संबंधित। तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब आइए देखते हैं साइमन कमीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। साइमन कमीशन या श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन जो था भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, उसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ था और इसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्केनहेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। इसको श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्केनहेड के सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान के प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। अब आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? दांडी, गुजरात से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त किया था और इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता कौन था? तो दोस्तों, अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व संभाला था। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर को। और महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? वो यरवदा जेल में थे। दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट आंदोलन जो था उसको खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों पर अत्यधिक महत्व दिया था। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये पेशावर कांड के नायक थे। दोस्तों, तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, बिहार की। और बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। दोस्तों, वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब आइए देखते हैं गांधी इरविन समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गांधी इरविन समझौता जिसको कि दिल्ली समझौता कहा जाता है, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1900
1931 को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि। दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और बम्बई से लंदन MS राजपुताना नामक जलयान से गए थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? KT पाल ने। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या हाफ नेक्ड फकीर कहा था। तो याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आइए देखते हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उसकी तिथियां। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी, इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था गांधी इरविन समझौते को। अब आइए देखते हैं कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। हरिजनों और दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचाट के समय। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ये था पूना समझौता। दलित वर्गों का संघर्ष संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थीं? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट के द्वारा 148 सीटें जो है दलित वर्ग के लिए दी गई थीं। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी और बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया था और इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल जो थे उनके साथ अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। अब आइए देखते हैं प्रांतीय चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन और कांग्रेस समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किए गए? 1937 में। और 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या
कितनी थी? तो ये थे 5 प्रांत जिनमें कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस के कुल कितने समय तक शासन किया था? 28 माह तक। और वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में आयोजित हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? यह था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? तो ये था फॉरवर्ड ब्लॉक। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, जो 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी दोस्तों, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। 19 मार्च 1940 को इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति के द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना था। और इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है कि 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव और प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो महत्वपूर्ण है, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल में फजलुल हक, उड़ीसा में बी.एन. दास, और देखिए संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। मध्य प्रांत में एन.बी. खरे, बम्बई में मद्रास में सी राजगोपालाचारी तथा पंजाब में सिकंदर हयात खान। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। और दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। इन्होंने बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। 1937 के चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसके पास था? रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? 1934 में पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को मूकर, उन्नाव में किया था। इसका उद्देश्य सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति के लिए तत्पर रहना। इसके अन्य सदस्यों में देवव्रत विश्वास जो कि महासचिव थे, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री और स्वामी सहजानंद फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्यों में थे। दोस्तों, 1937 के प्रांतीय चुनाव यानी विधानसभा चुनाव में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 760 सीटें प्राप्त हुई थी। 707 सीट्स कांग्रेस को प्राप्त हुई थी 1937 के प्रांतीय चुनाव में। अब आइए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को, और ये 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र का कब घोषित किया था? 17 अक्टूबर 1939 को। और भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों से 28 माह के शासन के बाद त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1949 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा।
वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। और पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? सिकंदर हयात खान के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिन लिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये था अगस्त प्रस्ताव और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? आचार्य विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का कथन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उससे संबंधित गवर्नर जनरल। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो के शासनकाल में। क्रिप्स मिशन के समय जो गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो थे। बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल के समय। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबेल के समय। माउंटबेटन योजना और बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है ये प्रस्तावित हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द जो है, सर्वोदय शब्द सभी का उदय या उत्थान, इसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। अब आइए देखते हैं क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? 1942 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए 1942 में भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे दोस्तों? तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़े शामिल होंगे। इसके अलावा ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। इसके अलावा युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। तो ये क्रिप्स मिशन के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ किया गया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी और कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था?
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया गया था, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? ये थे लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी आंदोलन प्रारंभ करने के तुरंत बाद, जिसको कि ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियां संचालित की थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के द्वारा। और बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। अगस्त रिवॉल्यूशन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी द्वारा उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। तो ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह के आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 4। इसका अंतिम और 5वां भाग हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह का हम भूगोल का पार्ट प्रारंभ करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये न केवल आपके सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए बल्कि रिवीजन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आगे के वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।